नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारे साहित्य निर्माता का ये 10वां सत्र है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा हिंदुस्तान में जिसे रामधारी सिंह दिनकर का नाम ज्ञात नहीं होगा या जिसने रामधारी सिंह दिनकर का नाम नहीं सुना होगा। चाहे वो हिंदी से हो या हिंदी से ना भी हो, तो भी दिनकर एक ऐसी कवि शख्सियत हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनका नाम न जाने कितने वर्षों तक हर व्यक्ति की जुबान पर रहा है। और उसका कारण है उनका अद्भुत काव्य, जो न केवल देशभक्ति से ओतप्रोत रहा बल्कि समसामयिक परिस्थितियों से आंखें मूंद कर कभी नहीं चला। उसने बराबर उस समय के परिवेश को देखा, उसे निरखा, उसका मूल्यांकन किया और उसे अपने काव्य कृतियों का आधार बनाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत, अनुपम और महत्वपूर्ण सत्र में रामधारी सिंह दिनकर के विषय में बातचीत। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को पता होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होगी कि भारत के दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। सबसे पहली पहचान कवि दिनकर की किस रूप में है? भारत के राष्ट्र कवि के रूप में। और वे भारत के दूसरे राष्ट्र कवि थे। पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे, ये भी आपको पता होगा। दूसरी बात, उन्होंने उर्वशी जैसी कामाध्यात्म की अनुपम कृति की रचना की। उर्वशी, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पुरूरवा और उर्वशी के प्रसंग पर आधारित है कामाध्यात्म की एक कृति। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिनकर की कृति उर्वशी का दर्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कामाध्यात्म दर्शन। इसलिए मैंने ये पंक्ति यहां सत्र के शुरू में लिखी है कि आप कामाध्यात्म, काम और आध्यात्म से एक नई चिंतन धारा, एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कवि दिनकर ने उर्वशी काव्यकृति के माध्यम से। अब बात आती है कवि के जीवन परिचय की। तो इनका जन्म, यानी दिनकर जी का जन्म 23 दिसंबर 1908 को हुआ और जन्म स्थान था इनका सिमरिया घाट नामक गांव, जो कि मुंगेर जनपद बिहार में स्थित है। इनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई और इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को तमिलनाडु के मद्रास नामक स्थान, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ। सीतामढ़ी में इन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की, अपने कार्यक्षेत्र में जब प्रवेश किया, तो सबसे पहले उन्होंने सीतामढ़ी नामक स्थान पर सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। उसके बाद सन 1952 से 1964 के मध्य वे राज्यसभा के सदस्य रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 1964 और 65 में, मतलब आप देखेंगे कि किस तरह से एक कवि अपना कवि धर्म भी निभाता है, प्रशासनिक गतिविधियों में भी भागीदारी निभाता है और शैक्षिक दायित्व से भी कभी मुंह नहीं मोड़ता। तो इस तरह की बहुमुखी कार्य क्षमता के धनी थे राष्ट्रकवि दिनकर। सन 1964 और 65 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे। 1965 से 1971 के मध्य भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। ये भी आपको महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये, इनके साथ भिन्नता ये है कि 65 से 71 तक ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य इन्होंने किया। अब बात आती है कवि की कृतियों की। कवि ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की कृतियां लिखी, मुक्तक कविताएं भी लिखी, तो प्रबंधात्मक कृतियां भी लिखी। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 कृतियां कवि दिनकर की प्रकाशित हुई। उनमें से सबसे पहले हम काव्य कृतियां, जो दो वर्गों में विभक्त हैं, मुक्तक काव्य कृतियां और प्रबंध काव्य कृतियां, उनके मुक्तक काव्य कृतियों के विषय में बात करते हैं। 1935 में उनका पहला कविता संग्रह रेणुका प्रकाशित हुआ। 1938 में हुंकार का प्रकाशन हुआ। 1939 में रसवंती प्रकाशित हुई। ये सब कविता संग्रहों के नाम हैं। 1947 में बापू का प्रकाशन हुआ और 1947 में ही उनका एक और कविता संग्रह सामधेनु प्रकाश में आया। 1954 में नीम के पत्ते प्रकाशित हुआ। 1955 में नील कुसुम और 1963 में परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है।
इसके विषय में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको दो बातें इस विषय में, इस कविता संग्रह के विषय में ध्यान में रखने की है। सबसे पहली बात कि परशुराम की प्रतीक्षा एक कविता संग्रह है जिसमें एक कविता का शीर्षक है परशुराम की प्रतीक्षा, जो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के से संबंधित है। उसकी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखी गई है। क्यों मैं आपको ये बात बता रही हूं? क्योंकि हम आगे भी जब विद्वानों के कथनों पर बात करेंगे तो हर विद्वान एक बात दिनकर जी के विषय में निश्चित रूप से कहते हैं कि उन्होंने न केवल राष्ट्रीय भावनाओं की बात की, राष्ट्रीय भावनाओं को चित्रित किया, बल्कि समसामयिक परिवेश के प्रति भी उन्होंने अपनी पूरी सजग दृष्टि प्रदर्शित की अपनी कृतियों में। तो ये उनकी सजगता का जीता जागता प्रमाण है कि वे केवल राष्ट्रीय उद्घोष करने वाले कवि नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्रीय भावना को समसामयिक परिस्थितियों से जोड़कर प्रस्तुत करने वाले कवि थे। यानी उन्होंने राष्ट्रीयता को जीवन के धरातल पर प्रस्तुत किया, जिससे कि कोई भी उसका अनुकरण कर सके, उस भाव को अपने भीतर धारण कर सके। तो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध पर आधारित है और इस संग्रह के 3 भाग हैं, 3 खंड हैं और इसमें कुल 18 कविताएं संकलित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अक्सर इस कृति के विषय में बात पूछी जाती है। 1963 इसका प्रकाशन वर्ष है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इनका अगला कविता संग्रह है आत्मा की आंखें, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। उसके बाद कोयला और कवित्व नामक उनका कविता संग्रह प्रकाश में आया, जो है 1964 में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है प्रबंध कृतियों की। कवि दिनकर ने 3 प्रबंधात्मक कृतियों की रचना की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कृति है कुरुक्षेत्र। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। रश्मि रथी के विषय में भी देखिए, कुरुक्षेत्र तो कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है कुरुक्षेत्र, और इसमें उठाया गया है ये वो बातें, मैं वो बिंदु बता रही हूं जो परीक्षा में जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो युद्ध और शांति की समस्या कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है। कुरुक्षेत्र यानी महाभारत के युद्ध के नाम से हम जिसे जानते हैं, कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया, विजयश्री प्राप्त हो गई पांडवों को, उसके बाद भी युधिष्ठिर का मन उद्विग्न है। क्यों उद्विग्न है? क्योंकि वे ये समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने बंधु बांधवों का वध कर जो विजयश्री प्राप्त की है, क्या वो वाकई विजयश्री है? क्या हम युद्ध के द्वारा शांति स्थापित करने में सफल हो सकते हैं? इस तरह के युद्ध और शांति के प्रश्न को यहां उठाया गया है। रश्मि रथी कर्ण, दानवीर कर्ण जो था, कर्ण के चरित्र पर आधारित है। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिनकर की कौन सी कृति कर्ण से संबंधित है, कर्ण के जीवन से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए रश्मि रथी आप किस तरीके से इसे कंठस्थ करेंगे। रश्मि क्या होती है? सूर्य की किरणें, और रथी यानी सूर्य की किरणों को लाने वाला, यानी कौन? स्वयं सूर्य लेकर आता है, और रश्मि रथी यानी सूर्य का पुत्र माने जाते हैं कर्ण, इसलिए उन्हें रश्मि रथी कहा गया है। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप इस तरीके से शीर्षक से कर्ण को जोड़कर रखेंगे तो आप इसे भूलेंगे नहीं। तीसरी जो कवि की अनुपम कृति है, जिसको सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, वो है उर्वशी, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और दूसरी बात, ये कामाध्यात्म की कृति है, कामाध्यात्म का दर्शन इसमें चित्रित किया गया है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। पुरुरवा और उर्वशी के पौराणिक प्रसंग पर आधारित ये रचना है। अब बात आती है गद्य कृतियों की। मिट्टी की ओर उनकी एक गद्य कृति है जिसका प्रकाशन हुआ 1946 में। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कृति है, जो प्रकाशित हुई 1956 में। काव्य की भूमिका का प्रकाशन हुआ 1958 में। उसके बाद उन्होंने एक और कृति की रचना की, आलोचनात्मक कृति है पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, जिसका शीर्षक था, और इसका प्रकाशन हुआ 1958 में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति सामने आती है जिसका शीर्षक है शुद्ध कविता की खोज, और 1966 में इसका प्रकाशन होता है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं कवि दिनकर के विषय में जो हमें जानने चाहिए। सबसे पहली बात, दिनकर ने स्वयं अपने लिए लिखा है कि दिनकर छायावादोत्तर काल के
उन्हीं के शब्दों में छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में है। इस कथन को आपको भूलना नहीं है। छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में है, यानी छायावाद का पूरी तरह से अवसान हो भी ना पाया था कि दिनकर का उदय हो गया। दिनकर ये मानते हैं कि जैसे ही छायावाद का अवसान होना शुरू हुआ वैसे ही उनका उदय हुआ। तो वे अपने आप को ठीक छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में शुमार करते हैं। इस रूप में वे अपना उल्लेख करते हैं। दिनकर के काव्य में जीवन और समाज का परिचित परिवेश अभिव्यक्त है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही चर्चा की दोस्तों कि हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, हम एक ओज और क्रांति के कवि के रूप में दिनकर को जानते हैं, लेकिन जितना सच ये है कि वे ओज और क्रांति के कवि हैं, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि उनकी काव्य कृतियों में तत्कालीन जीवन और समाज का भरपूर सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो एक उनके जो काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमें भूलनी नहीं है। कई बार दिनकर के काव्य के विषय में असंगत कथन छांटिए और आपको अगर ज्ञात न हो, आप केवल उन्हें राष्ट्रीयता की भावना से ही जोड़कर देखेंगे तो संभवतः आप इसे असंगत कथन मान बैठेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है। दिनकर को कुरुक्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद सन 1959 में दिनकर को राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। पद्म विभूषण अलंकरण उनको दिया गया। सन 1959 में ही दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी एक गद्यात्मक कृति है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको भूलना नहीं है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला। सन 1972 में उन्हें उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। यह भी महत्वपूर्ण बात है। अब बात आती है कि विद्वानों ने कवि दिनकर के विषय में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर नगेंद्र के मत की बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, दिनकर कृत रेणुका जो उनका सबसे पहला कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष स्वयं नगेंद्र ने 1935 दिया है, तो दिनकर कृत रेणुका भी इस शैली का कविता संग्रह है। कौन सी शैली का? रूढ़ि विद्रोह, यानी जो समाज में व्याप्त रूढ़ियां हैं, जो हमारे विकास में बाधक हैं, उन रूढ़ियों के प्रति कवि की रचनाओं में विद्रोह का स्वर प्रबल दिखाई देता है। नवयुग की स्फूर्ति है, यानी नवीन चेतना की अभिव्यक्ति करते हैं वे अपनी रचनाओं में, और ओजस्विता की दृष्टि से इनकी कविताएं अप्रतिम है और उनमें ओज गुण की अभिव्यक्ति हुई है। ये 3 विशेषताएं विशेष तौर पर डॉक्टर नगेंद्र दिनकर की कविता की विशेषताओं के रूप में उल्लेखित करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, नवीन चेतना और ओजस्विता डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी कविता की अप्रतिम विशेषताएं मानी है। आगे चलें। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि दिनकर न तो बच्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इससे हम समझ पाएंगे कि वास्तव में काव्य के प्रति जो दृष्टिकोण था दिनकर का वो अपने समकालीन कवियों से किस क्षेत्र में, किस दिशा में भिन्न था। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, दिनकर न तो बच्चन, अंचल आदि नव्य छायावादियों, व्यक्तिवादियों से जुड़ पाते हैं और न प्रगतिवादियों से। देखिए, छायावादोत्तर काल में 2 काव्य धाराएं विकसित होनी शुरू हुई। एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थी ही, उसके अलावा कुछ एक व्यक्तिवादी कवि हुए जिनको हम हालावाद के नाम से भी जानते हैं। मस्ती और प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के रूप में भी जिनका उल्लेख मिलता है, जिनमें रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिन्हें मासनवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, और बच्चन को हालावादी कहा जाता है। तो बच्चन और अंचल जैसे नवीन छायावादी कवि जिन्होंने एक नई दृष्टि दी, घोर व्यक्तिवादी अभिव्यक्तियां जिन्होंने की, तो बच्चन सिंह कहते हैं कि दिनकर के काव्य की विषय वस्तु पर यदि हम नजर डालें तो उनका संबंध न तो बच्चन और अंचल जैसे कवियों से जो व्यक्तिवादी हैं उनसे जुड़ता है, क्योंकि वे समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, वे व्यक्तिवादी हैं ही नहीं, और न ही वे प्रगतिवादी पूरी तरह से दिखाई देते हैं। यानी न तो वे प्रगतिवाद से जुड़ते हैं, न वे बच्चन और अंचल की काव्यधारा से, व्यक्तिवादी काव्यधारा से जुड़ते हैं। उनका अपना अलग रास्ता है। उन्होंने अपने आप को न इनसे जोड़ा, न उनसे जोड़ा, न छायावाद से जोड़ा। उन्होंने अपना एक नया मार्ग बनाया और वे अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए। वे कहीं दोनों धाराओं के बीच में पड़ते हैं, यानी कुछ विशेषताएं उनकी भी मिलती हैं तो कुछ प्रगतिवादी की भी मिलती हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपनी एक नई धारा बनाई।
इसलिए कहीं वे, यही कारण है क्योंकि उनकी धारा नई है बिल्कुल, तो कहीं तो कुछ कविताओं में वे गांधीवाद का समर्थन करते हैं यानी अहिंसा का समर्थन करते हैं, तो कहीं सशस्त्र क्रांति का समर्थन करते हैं, कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, तो कहीं सर्वहारा के उदय की, जो कि प्रगतिवाद की विशेषता है, सर्वहारा के उदय की, और नारी प्रेम और प्रकृति छायावादी काव्यधारा की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार जो कुछ श्रेयस्कर और हमारे उस समय के, हमारे देश के परिवेश के अनुकूल जो भी कुछ प्रासंगिक लगा दिनकर को, कवि दिनकर ने उन्हें ही अपने काव्य का आधार बनाया। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। यही कारण है कि इनका काव्य जितना राष्ट्रीय है, जितना सांस्कृतिक है, उतना ही समसामयिक भी है। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह के कवि के इस अंतर विरोध को किस रूप में लिया जाए, कि ये जो अंतर विरोध है कि कोई विशेषता अंचल जी की मिल रही है, कोई बच्चन जी की मिल रही है, कोई प्रगतिवाद की मिल रही है, कोई छायावाद की मिल रही है, इसके आधार पर इन्हें कहां रखा जाए, किस श्रेणी में रखा जाए, ये प्रश्न उठाते हैं बच्चन सिंह। इन अंतर विरोधों को राष्ट्रीयता की व्याप्ति में समेटा जा सकता है कि उनकी जो राष्ट्रीय भावना है वो केवल देश का गुणगान करने, गौरवगान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक व्यापक राष्ट्रीय भावना है, उसमें इन सारी विशेषताओं को समेटा जा सकता है। समय की मांग के फलस्वरूप, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि समय की मांग के फलस्वरूप जहां जहां उनके मन का मेल बैठता गया, जहां जहां उन्हें लगा कि आज इस परिस्थिति में भारत को इस तरह की विषय की आवश्यकता, इस तरह के भाव की आवश्यकता है, वही भाव उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वहां वहां उनकी कविता भी अपना विशिष्ट रूप लेती गई, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उन्होंने समसामयिक कविताएं लिखी हैं। लेकिन बच्चन सिंह आगाह करते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल न माना जाए कि केवल समसामयिक कविताएं ही लिखी दिनकर ने। आगे वे लिखते हैं, समसामयिक होकर भी अनेक रचनाएं समसामयिकता को भी पार कर जाती हैं। वस्तुतः ये ही उनकी उपलब्धियां हैं। उनके काव्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वे राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय काव्य है उनका, राष्ट्रीय कृतियां हैं, वे सांस्कृतिक कृतियां हैं, वे समसामयिक कृतियां हैं, और यही उनकी विशिष्टता है, क्योंकि कहीं एक बिंदु पर जाकर वे समसामयिकता की स्थिति को भी पार कर जाते हैं। अगला जो कथन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वे कवि दिनकर के विषय में लिखते हैं कि दिनकर व्यक्तिवादी दृष्टि का प्रत्याख्यान लेकर साहित्य मंच पर आए, यानी जो काव्य उनसे पहले बच्चन और अंचल के काव्य के रूप में एक व्यक्तिवादी काव्यधारा के रूप को विकसित कर रहा था, वे उनके विरुद्ध एक नया दृष्टिकोण लेकर के साहित्यिक मंच पर आए। वे छायावादियों और प्रगतिवादियों के बीच की कड़ी हैं। जो बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही, वही बात यहां दूसरे शब्दों में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कह रहे हैं। वे कहते हैं कि वे छायावादियों और प्रगतिवादियों के बीच की कड़ी हैं, कम छायावादी, अधिक प्रगतिवादी। कुरुक्षेत्र में उनकी सामाजिक चेतना की भी बहुमुखी अभिव्यक्ति हुई है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं कि उनमें छायावाद की भी विशेषताएं हैं, उनमें प्रगतिवाद की विशेषताएं भी हैं, इसके साथ साथ उनमें समसामयिक जो सामाजिक चेतना थी उस समय की, उसकी भी अभिव्यक्ति हुई है। दिनकर अपने ढंग के अकेले हिंदी कवि हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि दिनकर अपने ढंग के अकेले हिंदी कवि हैं। यौवन और जीवन उन्हें आकृष्ट करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यौवन और जीवन से भी वे आकर्षित होते हैं। सौंदर्य का मोहन संगीत उन्हें मुग्ध करता है, पर वे इससे अभिभूत नहीं होते। यानी यौवन से आकर्षित होते हैं, सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, लेकिन वे इससे डूबकर अपने काव्य सृजन के लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। वे बराबर परिवेश के प्रति सजगता बनाए रखते हैं, यानी केवल इसमें डूबकर नहीं रह जाते। उल्लास और उमंग सच्चे अर्थों में मानवता की मुक्ति से ही संभव है। जब छायावाद के प्रथम उन्मेष के कवियों के बाद दूसरे उन्मेष के कवि आए तो उनके सामने मानवतावाद का आदर्श अस्पष्ट रह गया था। द्विवेदी जी कहते हैं कि ये बात दिनकर ने अपने काव्य सृजन के दौरान अनुभव कर ली थी कि उल्लास और उमंग, जो सच्चा उल्लास और आनंद आ सकता है समाज में, वो मानवता की मुक्ति, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति से ही सच्चा आनंद और उल्लास लाया जा सकता है। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी काव्य कृतियों में मानवतावाद के आदर्श को प्रस्तुत किया। आगे वे लिखते हैं, दिनकर में वह आदर्श पूरे जोर पर है, इसीलिए उनके काव्य का आकर्षण शिथिल नहीं, आरंभ से अंत तक उसका विकास एक रस और गतिशील है। ये बात द्विवेदी जी की है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हिंदी साहित्य कोश क्या कहता है?
उनकी यानी दिनकर की कविता प्रायः छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगीन कविता के निकटतर जान पड़ती है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि उनके काव्य में हमारे जो सांस्कृतिक गौरव है, हमारी संस्कृति का, उसका आख्यान पुनराख्यान किया गया है, जो कि द्विवेदी युग के कवियों में के द्वारा किया गया, जिनमें मैथिली शरण गुप्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इसलिए हिंदी साहित्य कोश ये बात कहता है कि दिनकर की कविता छायावाद के उतना निकट नहीं है, द्विवेदी युग के अधिक निकट है। आगे क्या कहते हैं? शैली में द्विवेदी युगीन स्पष्टता है, यानी जिस तरह से स्पष्ट काव्य की रचना की शैली की दृष्टि से द्विवेदी युग में प्रसाद गुण के प्रति आस्था है, प्रसाद गुण है, मोह है, अतीत के प्रति आदर्श प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। अनेक बिंदुओं पर दिनकर की कविता युगीन काव्यधारा का आधुनिक, ओजस्वी और प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। यानी जो पूर्ववर्ती काव्यधाराएं थी, उनकी जो जो अच्छी श्रेष्ठ विशेषताएं उन्हें लगी, उन्हें दिनकर ने बेखटके ग्रहण किया और अपनी एक नई राह बनाई, अपनी एक नई राह निर्धारित की। इसलिए साहित्य कोश कहता है कि दिनकर की कविता युगीन काव्यधारा का आधुनिक, ओजस्वी, प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। जो भी हो, साम्यवादी विचारक आज के दिनकर को किसी भी पंक्ति में क्यों ना स्थान देना चाहें, इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि जैसे बच्चन मूलतः एकांत व्यक्तिवादी कवि हैं, वैसे ही दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के चारण है। दिनकर को सामाजिक चेतना का चारण किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य कोश में यह बात कही गई है। स्वयं दिनकर अपने विषय में क्या लिखते हैं, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दिनकर की एक खास बात यह है दोस्तों कि उन्होंने अपने काव्य सृजन पर भी चिंतन किया है और उसके विषय में भी अपने व्यक्तिगत विचार समय समय पर प्रस्तुत किए हैं। तो उनमें से एक कथन यह है कि पंत के सपने हमारे हाथ में आकर उतने वायवीय नहीं रहे। पंत यानी छायावाद, छायावाद के कवि, वायवीय यानी काल्पनिक, यानी जो काल्पनिकता छायावाद में थी, अपनी अतिशय काल्पनिकता, वो हमारे हाथ में, यानी दिनकर कहते हैं जब मैंने उस काल्पनिकता को अपने काव्य में आधार बनाया तो वो महज काल्पनिकता नहीं रही, जितने कि वे छायावाद काल में थे। किंतु द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति की शुभ्रता हम लोगों के पास आते आते कुछ रंगीन अवश्य हो गई। यानी दोनों बातें स्पष्ट कर दी उन्होंने कि छायावाद की काल्पनिकता को उन्होंने आधार बनाया, लेकिन वो केवल कोरी काल्पनिकता नहीं रही। दूसरी बात, द्विवेदी युग का जो आदर्श थे, जो आदर्श केवल आदर्श थे, जिनको व्यावहारिक धरातल पर अभिव्यक्त नहीं किया गया था, उनमें उन्होंने केवल उपदेशात्मकता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें कुछ आनंदमय, कुछ उल्लासपूर्ण और जीवन से जोड़ करके प्रस्तुत किया। अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की नई विरासत हमें आप से आप प्राप्त हो गई और इस तरह से हमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वयं प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने जो कुछ पूर्ववर्ती काव्य धाराओं में था और हमें बेहतर लगा समसामयिक परिवेश के अनुरूप, वो हमने ग्रहण किया। ऐसा कहना है स्वयं कवि दिनकर का। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि कवि दिनकर की काव्य के प्रति जो दृष्टि थी उससे आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे, उनके साहित्यिक योगदान को आप भली भांति समझ गए होंगे और मुझे पूरा 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 विश्वास है कि दिनकर के विषय में कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए आप उसे गलत नहीं करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।